जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिटीजन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स टेंसेस के पढ़ लिए थे, स्ट्रक्चर्स वगैरह, फोर्सेंस के यूज, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब आज की जो वीडियो है ये होने वाली है दो टेंस के आधार पे। फर्स्ट जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम पढ़ेंगे यूसेज। बेसिकली हम पहले यूज किसके पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम यूज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसके बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लेते हैं। शायद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट तक ही बना पाया है। हाँ, तो पहले आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लेते हैं, कल की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो बात होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिकली फर्स्ट यूज है, क्यों करते हैं हम, तो टू मेंशन अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कि अगर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ बताना होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है क्या है, हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अ प्रूवन स्टेटमेंट, कि एक ऐसे स्टेटमेंट हो जिसे किसी न किसी ने प्रूव किया हो। ठीक है, किसी न किसी ने साबित करके दिखाया हो कि हाँ ऐसा होता है, वैसे स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, तो वैसे स्टेटमेंट को ही हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ बेसिकली हमें जो देखने हैं वो कौन कौन से देखने हैं, तो पहला देखना है हमें साइंटिफिक फैक्ट या साइंटिफिक ट्रूथ, सेकंड देखना है मैथमेटिकल ट्रूथ, थर्ड देखना है साइकोलॉजिकल ट्रूथ, और फोर्थ देखना है हमें फिलोसफिकल ट्रूथ। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर मैं ये कह रहा हूँ ट्रूथ, डैट मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब है मैं साइंटिफिक ट्रूथ कह रहा हूँ, इसका मतलब उसे प्रूफ किसने किया, साइंटिस्ट ने किया हो। मैथमेटिकल ट्रूथ कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसे प्रूफ किसने किया हो, मैथमेटिक्स ने किया हो। साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ, डैट मीन्स ये इसे प्रूफ किसने किया, साइकोलॉजी ने किया है। फिलोसफिकल कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसे प्रूफ किसने किया, तो फिलोसफी ने किया है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। तो आप सभी को पता है कि ये क्यों होता है, ये क्यों फिनोमेनन है, क्योंकि सूर्य पूरब में निकलता है। इसकी वजह है कि तुम्हारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। इसी वजह से सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है। तो ये बात किसी ने प्रूफ किया ना, साइंटिस्ट ने प्रूफ किया। अगर साइंटिस्ट ने प्रूफ किया तो ये साइंटिफिक फैक्ट हुआ, साइंटिफिक ट्रूथ हुआ। अगर ये साइंटिफिक ट्रूथ है तो इसे हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं। अच्छा, इंडेफिनिट का आपको स्ट्रक्चर तो याद है, अगर नहीं याद है तो आप देख लें। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V1 प्लस SES, इसके बाद हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये किस टेंस में लिख दिया इसने लिख दिया कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जबकि इससे होना किस में चाहिए, तो इसमें होना चाहिए इंडेफिनिट टेंस में। तो हम क्या लिखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब ये जा करके बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे वाटर इज़ फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको भी पता है, सबको पता है कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी किसने प्रूफ किया, साइंटिस्ट ने किया। इस वजह से ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। इस वजह से हमें ये फ्रीजिंग नहीं कहना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए, फ्रीजेस। हम कहेंगे फ्रीजेस। इन द सेम वे अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है हॉट एयर इज़ गोइंग अपवर्ड्स। आपको पता होगा, अगर आपने एयर साइकिल पढ़ा हो तो एयर साइकिल में आप यही पढ़ते हैं कि जो गर्म हवाएं नीचे आती हैं, नीचे जो हवा आती है ऊपर से, वो गर्म हो जाती है और गर्म हवाएं ऊपर चली जाती हैं। जैसे ऊपर हवा कैसी है, यहाँ पे ठंडी है, नीचे आई तो पृथ्वी के कांटेक्ट में आने से रेडिएशन से ये गर्म हो जाती है, और गर्म हवा हल्की हो जाती है, इससे फिर ऊपर चली जाती है, फिर जाती है ऊपर, ठंडी हो जाती है, फिर ठंडी होकर के फिर ये नीचे आती है। और जब नीचे आती है तो आपको पता है कि जैसे ही ये गर्म होती है फिर ऊपर जाती है। तो ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, इसे किसी ने प्रूव किया, साइंटिस्ट ने, और हमने ये चीज़ें बताई कि जो गर्म हवा आती है वो नीचे आती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है, और गर्म हवा ऊपर चली जाती है। तो ये भी एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया, इस वजह से ये भी कैसा है, तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। और साइंटिफिक फैक्ट है तो इज गोइंग नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, गोज होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, अब ये सही है। नेक्स्ट, द टू पैरेलल लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। आप पढ़े होंगे अगर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, और उसमें आप क्या पढ़ते हैं कि दो पैरेलल लाइन्स पहले होती क्या हैं। तो दो पैरेलल लाइन्स ये हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन्स ये हैं, मान के चलो मैं इसी लाइन के ऊपर ड्रॉन कर दूँ, तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। पैरेलल लाइन्स हम कहते हैं कि जब दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमेशा बराबर हो। अगर ये दोनों इतनी ही दूरी से बढ़ती चली जाएँ तो क्या ये लाइन कभी आपस में मिल पाएंगी, तो आप कहोगे कभी नहीं मिल पाएंगी।
तो अब ये आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है। तो ये प्रूफ किसने किया? मैथमेटिक्स ने। और अगर ये मैथमेटिक्स ने प्रूव किया तो ये मैथमेटिक्स द्वारा ये प्रूवन स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि मैथमेटिकल ट्रूथ हुआ, और अगर ये मैथमेटिकल ट्रूथ हुआ तो इसे हमें किस में लिखना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे आर इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए टू पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब ये सही है, पहले गलत था। नेक्स्ट, एन एंगल बाइसेक्टर इज डिवाइडिंग एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आपको पता हो कि जब आप एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, जैसे ये मान के चलो कि मैं 60-60 मान लो, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 था, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? इसे 30-30 में डिवाइड कर देता है। तो ये भी मैथमेटिक्स द्वारा प्रूवन स्टेटमेंट है। अगर ये भी मैथमेटिक्स द्वारा प्रूवन स्टेटमेंट है तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसे हमें लिखना किस में होगा? तो हमें इसे लिखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लिखा हुआ ये किस में है? तो ये लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस में, जो कि गलत है। यहाँ आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए डिवाइड। नेक्स्ट है 2 and 2 इज मेकिंग 4। 2 and 2 इज मेकिंग 4। आपको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 + 2 4 होते हैं। ये प्रूफ किसने किया? मैथ्स ने किया है। इसका मतलब है कि ये भी किस में होना चाहिए? इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। तो या तो आप यहाँ पे मेक्स लिख सकते हैं या फिर मेक लिख सकते हैं। अब इस पे भी विवाद है कि किस पे हमें मेक लिखना है, कि यहाँ पे हमें मेक्स लिखना है। हम ये भी समझेंगे आगे, अभी समझने की ज़रूरत नहीं है उसे, जब ज़रूरत होगी हम पढ़ लेंगे आगे सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, तब हम बताएंगे कि मेक भी सही होता है, मेक्स भी सही हो, किस पेपर के लिए मेक लिखना है, कौन से पेपर के लिए मेक्स लिखना है। नेक्स्ट है लव इज चेंजिंग अ पर्सन। आपको पता है इसकी हिंदी होती है मोहब्बत इंसान को बदल देती है। तो ये साइकोलॉजिकल है, और अगर ये साइकोलॉजिकल है तो इज चेंजिंग नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? चेंजेस, तब ये सही होगा। नेक्स्ट है ट्रू लव इज़ नेवर डाइंग। आपको पता है कि ये कहते हुए आपने सुना होगा, तो आपको लिखना होगा ट्रू लव नेवर डाइज। नेक्स्ट है नो वन इज़ डाइंग हंग्री। कोई भूखा ना मरे, ये भी एक फिलोसफिकल फैक्ट है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए? डाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है पैट्रियटिज्म इज गिविंग आवर सोल्जर्स द रियल पावर। देशभक्ति हमारे सैनिक को सच्चा पावर प्रदान करता है। तो यहाँ पे इज गिविंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो यहाँ पे गिव्स होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हो सकता है? तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, मैथमेटिकल फैक्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं तो आगे हमें समझना है कि इसका जो सेकंड यूज है वो क्या है? टू मेंशन अ हैबिट और रूटीन। कि जब आप किसी की आदत बताते हो या फिर रूटीन बताते हो तो आपको जो टेंस इस्तेमाल करना होता है वो टेंस कौन सा है? तो वो भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब जैसे देखिए, ये जो कुछ शब्द लिखे गए हैं, ये शब्द हमें क्या बताते हैं? तो ये शब्द हमें आदत बताते हैं। ठीक है, ये शब्द हमें क्या बताएंगे? आदत बताएंगे। जिसमें क्या है? ऑलवेज है, ऑफन है, ऑफ्टन है, फ्रिक्वेंटली है, रिपीटेडली है, ओकेजनली है, एवरीडे, एवरी नाइट, डेली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बियरली, स्कैर्सली, हार्डली। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जो ऊपर लिखी हुई लिस्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट वाला हमेशा ही मेन वर्ब के पहले आता है, सेकंड वाला हमेशा ही सेंटेंस के एंड में आएगा। इनका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? इधर मैं लिख देता हूँ कि इनका इस्तेमाल आप हमेशा कहाँ करते हैं? तो सेंटेंस के एंड में करते हैं। ये कहाँ आते हैं? तो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। और ये जो लिखे गए शब्द हैं, ये सब के सब निगेटिव वर्ड हैं। ये कैसे वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है कि इनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके साथ हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इनका भी इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो ये भी मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखिए, आप समझें। आप जैसे लिखा हो, सी इज़ ऑलवेज टेलिंग हर चाइल्डहुड स्टोरीज। चाइल्डहुड स्टोरीज, आपको पता है कि आप ये ऑलवेज इस्तेमाल कर दें। जैसे ही आपने ऑलवेज लगाया, आपको पता चला कि ये आदत है, और अगर आदत है तो ये कॉन्टिन्यूस में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए? इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो इज़ टेलिंग नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना होगा? टेल्स करना होगा। सी ऑलवेज टेल्स हर चाइल्डहुड स्टोरीज। नेक्स्ट है राजू इज़ ऑफन कमिंग हियर। ऑफन भी हमें क्या बताता है? आदत बताता है। तो इज़ कमिंग नहीं, ऑफन कम्स हियर। नेक्स्ट है दे आर एवरी डे गोइंग फॉर अ वॉक। आप तो पहले देखें, एवरी डे का प्लेसमेंट गलत है, क्योंकि एवरी डे का प्लेसमेंट कहाँ आता है? तो ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो इसको हम यहाँ से उठा करके कहाँ ले जाएंगे? पहले तो लास्ट में ले जाएंगे। और जैसे ही लास्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे आर गोइंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेली जा रहा है तो उसकी आदत है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए गो। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसे सही? तो पूरा हम सेंटेंस ही लिख देते हैं कि इसे सही करके हमें लिखना होगा कि दे गो फॉर अ वॉक एवरी डे, एवरी
गे, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ, राहुल इज़ नेवर स्पीकिंग द ट्रूथ, कभी वो सच नहीं बोलता है। तो ये जो नेवर है ये भी आदत बताता है, क्योंकि नेवर आपने पढ़ा था कहीं, हाँ ये पहला वर्ड पढ़ा है। तो इस नेवर से भी हमें क्या करना है, तो इस इज स्पीकिंग नहीं होना चाहिए, राहुल नेवर स्पीक द ट्रूथ ये होना चाहिए, सॉरी स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट मोहित इज सेविंग एनी मनी हार्डली, ठीक है। अब देखिए हार्डली जो है वो निगेटिव है, अगर ये निगेटिव तो यहाँ नॉट होता तो गलत है, लेकिन ये क्या होता है, तो ये मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है हार्डली, क्योंकि थर्ड वाले में मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है, ये सेंटेंस के लास्ट में तो गलत है। इसे हम सही करके कैसे लिखेंगे, तो मोहित हार्डली सेव्स एनी मनी, अब ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखिए आप, थर्ड क्या है इसका यूज, तो थर्ड यूज है इसका टू मेंशन अ प्रोवर्ब और सेइंग, कि अगर प्रोवर्ब बताना हो या फिर सेइंग बताना हो तो इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है कि विलियम शेक्सपियर सेज और सैड व्हाट्स इन द नेम, ये क्या है, तो ये कि प्रोवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे सेड नहीं होना चाहिए, से होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सी से तो यहाँ किसी की कीमत में नहीं होगा, सेज होगा, कि सी सेज और सैड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको पता है कि ये भी क्या है, कि ये मोरल ऑफ स्टोरी है, प्रोवर्ब है। ठीक है, अगर ये प्रोवर्ब है तो आपको क्या लिखना चाहिए, सेज लिखना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई हो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल 3 जगह करते हैं। कहाँ कहाँ, तो फर्स्ट इसका इस्तेमाल है एक यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए, सेकंड इस्तेमाल यूनिवर्सल ट्रूथ हम 3-4 तरीके के बता सकते हैं, फिर सेकंड इस्तेमाल है टू मेंशन अ हैबिट और रूटीन एक्शन, और थर्ड इस्तेमाल है कि अगर आपको प्रोवर्ब, कोटेशन या फिर सेइंग्स बताने होते हैं तो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई हों। अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिले, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।